नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की यूनियन बजट 2026 की। अब बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, है ना? ये वो चीज है जो देश की इकोनॉमी से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई बजट आता है, सबके मन में एक ही सवाल होता है कि भाई इस बार क्या होगा। कोई बिग बैंग रिफॉर्म देखने को मिलेगा, कुछ बड़ा, कुछ नया, या फिर सरकार कहेगी नहीं, जो चल रहा है उसे ही चलने दो। और इस सवाल का जवाब 2026 के बजट में बिल्कुल साफ है। सरकार ने चुना है निरंतरता और सुदृढ़ीकरण का रास्ता। मतलब कोई बड़े चौंकाने वाले बदलाव नहीं, बल्कि फोकस इस बात पर है कि जो चीजें पहले से चल रही हैं उन्हीं को और मजबूत किया जाए, इकोनॉमी की नींव को और पक्का किया जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ये स्थिर रास्ता चुना ही क्यों? चलिए इस स्ट्रैटेजी के पीछे की सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सरकार का सीधा साधा तर्क ये है कि जो रिफॉर्म्स पहले किए गए थे उनके अच्छे नतीजे अब दिखने लगे हैं। तो अब जोर इस बात पर है कि उस मोमेंटम को बनाए रखा जाए ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर बनी रहे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से देश में नए अवसर पैदा होते हैं और विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर सरकार अपना पैसा लगा कहाँ रही है? और जवाब है कल के भारत को बनाने में। और ये रकम देखिए जरा, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर 26-27 के लिए। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो देश का भविष्य बनाने वाली चीजों पर खर्च होगा, जिससे नई सड़कें, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। और ये कोई एक साल की बात नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये कहानी साफ बताता है। 2014-15 में ये खर्च सिर्फ 2 लाख करोड़ था और आज हम 12.2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। मतलब पिछले एक दशक में 6 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो इस पैसे से होगा क्या? देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इससे हकीकत में चीजें बनेंगी। जैसे नया सूरत दनकुनी फ्रेट कॉरिडोर। सोचिए, माल ढुलाई कितनी तेज हो जाएगी। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नेशनल वाटरवेज को ऑपरेशनल किया जाएगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। ये सब मिलकर देश के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की पूरी तस्वीर बदल देंगे। चलिए अब बड़ी तस्वीर से हटकर थोड़ा पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं। देखते हैं कि इस बजट का बटुए पर क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। आपको याद होगा, बजट वाले दिन शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया था। अब सब सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया। वजह कोई बहुत बड़ी आर्थिक घोषणा नहीं थी। वजह थी सिर्फ एक टैक्स में किया गया एक छोटा सा बदलाव। हुआ ये कि सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया, खास तौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। अब जब टैक्स बढ़ता है तो ट्रेडिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है ना, खरीदना बेचना थोड़ा और महंगा हो जाता है। और इसी वजह से ट्रेडर्स ने बिकवाली शुरू कर दी और मार्केट में वो गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट की हलचल से वापस आते हैं देश की बैलेंस शीट पर। एक तरह से सरकार का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं। समझते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। तो अगर सरकार की कमाई को 1 रुपया माने तो वो रुपया आता कहाँ से है? सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। उसके बाद 21 पैसे आते हैं इनकम टैक्स से और 18 पैसे आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से। जीएसटी और दूसरे टैक्स से 15 पैसे आते हैं। अच्छा, तो ये 1 रुपया आता तो है, पर जाता कहाँ कहाँ है? इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर वापस चला जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, 20 पैसे सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही निकल जाते हैं। सोचिए, कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी टर्म आता है, फिस्कल डेफिसिट
या राजकोषीय घाटा। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। वही पुरानी कहावत, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का जो गैप है, जिसे हर साल उधार लेकर भरना पड़ता है, वही है फिस्कल डेफिसिट। और इस मामले में एक अच्छी खबर है। सरकार लगातार इस घाटे को मतलब अपनी उधारी को कम करने की कोशिश कर रही है। याद कीजिए, महामारी के दौर में ये घाटा जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गया था, जो बहुत ज़्यादा था। अब लक्ष्य है इसे घटाकर 4.3% पर लाना। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में अनुशासन वापस लाने पर जोर है। तो इन सब बातों का, सारे आंकड़ों और योजनाओं का निचोड़ क्या है? इस पूरे बजट का बिग टेक अवे क्या है? देखिए, ये बजट एक स्ट्रेटेजिक चॉइस का संकेत देता है। ये बताता है कि फिलहाल बड़े और डिसरप्टिव बदलाव करने के बजाय फोकस मौजूदा नींव पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी करने पर है। एक स्थिर हाथ से काम करने पर है, ना कि सब कुछ बदलने की जल्दबाजी में। और यहीं पर ये बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये स्थिरता ही विकास तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता है, या फिर ये साहस से एक बड़े सुधारों का एक मौका है जिसे हम गंवा रहे हैं? खैर, इस सवाल का जवाब तो